स्टूडेंट्स, सीबीएसई के टर्म 1 एग्जामिनेशन ने हमें बहुत ज्यादा परेशान कर दिया। इतना टफ पेपर, इतना कंफ्यूजिंग पेपर, इतना बड़ा पेपर। लेकिन सीबीएसई इतना टफ पेपर, इतना कंफ्यूजिंग पेपर देकर के हमसे क्या चाहता था? सीबीएसई की हमसे क्या एक्सपेक्टेशन थी? तो स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि आखिर सीबीएसई ने ऐसा क्यों किया, उसने इस तरह का पेपर क्यों बनाया। आजकल आप लोग बहुत ज्यादा चर्चाओं में एक टॉपिक सुन रहे होंगे, सीबीई। मेरे लिए नया है, आपके लिए नया है, हम सब के लिए नया है, लेकिन ये सीबीई टॉपिक सीबीएसई के टीचर्स के बीच में नोन था। ये टर्म 1 से पहले ही इंट्रोड्यूस करा जा चुका था। क्या है सीबीई, इसको आज हम लोग डिटेल में जानेंगे हमारी आज की इस वीडियो में। बहुत आराम से मैं आपको इसको समझाऊंगी। कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत टफ नहीं है, आउट ऑफ द सिलेबस नहीं है, जो भी है बहुत ही सिंपल है और उसको उतने ही साधारण तरीके से हम यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी सीबीई का फुल फॉर्म क्या है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। क्या है ये? अभी तक जो पैटर्न हम लोग दे रहे थे वो हमारा सब्जेक्टिव था, लेकिन कोरोना वायरस की सिचुएशन की वजह से हम लोगों का जो एग्जाम था वो ऑब्जेक्टिव हो गया। यानी कि हमारे पास एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस हमसे पूछे गए वो ऑब्जेक्टिव थे, यानी कि एमसीक्यू बेस्ड, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनिंग पे बेस्ड, जो कि हम लोगों ने हमारे टर्म 1 एग्जाम में दिए। अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि हमारा टर्म 2 का पेपर कैसा होगा, क्या वो सब्जेक्टिव होगा या वो ऑब्जेक्टिव होगा? तो मैं आपको बताती चलूं, जैसा कि सभी लोगों को पता है, ओमिक्रॉन वायरस काफी तेजी से फैल रहा है, तो चांसेस ज्यादा हैं कि ये भी पेपर आपको ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यू बेस्ड हो सकता है। बट अगर लॉकडाउन नहीं होता है, हालात सही रहते हैं, तो आपका पेपर सब्जेक्टिव ही होगा, जिसमें आपके वेरी शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर्स बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब फिर हम हमारे मेन टॉपिक की तरफ आ जाते हैं, वो है सीबीई। क्या है सीबीई? तो मैं आपको एक बात बता दूं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत, जो कि 2020 में आई थी, हमारी सीबीएसई ने हमको ये स्टेटमेंट दी कि अभी जो बच्चों के एग्जाम्स हो रहे हैं या हमें जो बच्चों को एग्जाम्स दिलाने हैं, उनको हमें इस तरीके से प्रिपेयर करवाना है कि वो बच्चे आज के लिए डेवलप ना हो, बल्कि उनके फ्यूचर के लिए डेवलप हो। उनका जो मेंटल स्टेट है वो फ्यूचर के लिए अच्छे तरीके से ग्रो करे, आपके अंदर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट डेवलप हो। तो क्या आपसे जो सीबीएसई एक्सपेक्ट कर रहा है वो गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। मैंने और हम सभी लोगों ने ये चीजें नोटिस करी कि जो बच्चे हैं वो अभी तक क्या कर रहे थे। मैं अपनी बात करूं या किसी और स्टूडेंट की बात करूं, तो अभी तक हम जो बच्चे थे वो क्या कर रहे थे, वो रोड लर्निंग पे ज्यादा ध्यान दे रहे थे। लेकिन आप सोचो, क्या रोड लर्निंग उतनी ज्यादा बेनिफिशियल है? क्या हम लोग सिर्फ रट्टा मार करके समझ सकते हैं चीजों को? नहीं। क्या सिर्फ और सिर्फ चीजों को याद करना ही एक तरीके से वैलिड है? नो। सिर्फ और सिर्फ रोड मेमोराइजेशन हम लोगों को आगे नहीं पहुंचा सकता। अगर हम रोड मेमोराइजेशन करेंगे तो हमारे आने वाले जो एग्जाम्स हैं, जिसमें हम कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन करते हैं, जिसमें हम बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर के कॉम्पीट करते हैं, क्यों पीछे रह जाते हैं? क्योंकि हम सिर्फ चीजों को याद करते हैं, रट्टा मारते हैं। तो सीबीएसई चाहता है कि कोई भी बच्चा सिर्फ और सिर्फ रट्टा ना मारे, सिर्फ और सिर्फ चीजों को याद ना करे, बल्कि उसके अंदर एक ऐसी स्पिरिट डेवलप हो जो कि कॉम्पिटिटिव हो, और हर एक बच्चा एक इक्वल मेंटल लेवल के साथ अपना एग्जाम दे पाए। तभी वो लेकर के आया सीबीई, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, जिसमें सीबीएसई ने हमसे क्या एक्सपेक्ट किया है कि हम चीजों को समझे, ना कि सिर्फ याद करें, रट्टा मारें। दूसरा, वो ये चाहता है कि जो चीज हम समझ रहे हैं उसको हम हमारी रियल लाइफ में अप्लाई करें, और जब हम इसको अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करेंगे तब हम उसके कॉन्सेप्ट को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, और तभी हम हमारे आने वाले फ्यूचर में एक प्रॉपर डेवलप्ड इंसान बनेंगे, जिसका एक अच्छा फ्यूचर होगा। तो अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन के पैटर्न पर बेस्ड किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाने हैं वो बहुत ही सिंपल है। इसको बहुत टफ तरीके से आप मत समझो। कुछ भी ऐसा नहीं है जो बहुत बड़ा हो, बहुत खतरनाक हो। कैसे देंगे हम एग्जाम, क्या किसी तरह की कोई टेंशन तो हम फेस नहीं करेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है हमको एग्जाम्स में पैनिक अटैक्स आएंगे? नो, इट्स वेरी सिंपल। टर्म 1 का आपने एग्जाम दिया, काफी हद तक टर्म 2 सिमिलर ही पैटर्न पर आपको दिया जाएगा, लेकिन आपको इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना है कि आपके साथ अब जो होने वाला है वो आपको आपके कॉम्पिटिशन्स के लिए प्रिपेयर करवाएगा।
किस तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम्स में पूछे जाएंगे? क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड, जिसमें आपसे असर्शन रीजन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि ऑलरेडी आपसे टर्म 1 में पूछे गए हैं। टेबल बेस्ड आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसमें आपको मैचिंग करने के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट इज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे बेस्ड क्वेश्चन। क्या है ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे बेस्ड क्वेश्चन? आपको कुछ केस स्टडी दे दी जाएगी, अभी हम इसका एक लाइव एग्जांपल भी समझेंगे, या फिर डायग्राम के ऊपर बेस्ड आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे। नेक्स्ट इज तीसरे पैटर्न का जो क्वेश्चन है वो है एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। क्या आप अपनी नॉलेज को अप्लाई कर पा रहे हो चीजों पर? जो कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा है, क्या सिर्फ और सिर्फ आपने उसको याद नहीं किया है बल्कि समझा भी है? क्या आप उसको अपने लाइव एग्जाम्पल के साथ कोरिलेट कर पा रहे हो या नहीं? तो इसमें आपको स्टैंड अलोन क्वेश्चंस आएंगे। स्टैंड अलोन क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपका आंसर सिर्फ एक ही करेक्ट होता है, और वो आंसर आप तभी दे पाओगे जब आपको ओवरऑल कॉन्सेप्ट पता होगा। न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे या फिर लेबलिंग बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। अब किस तरह का पैटर्न आने वाला है, एज आई टोल्ड यू, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। आज मैं आपको लाइव एग्जांपल देने वाली हूं कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके टर्म 2 के एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। लेट अस सी, हैव अ लुक। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन असर्शन एंड रीजन, जिसमें आपको 2 स्टेटमेंट्स दिए गए। पहला स्टेटमेंट था द क्रो थ्रू पेबल्स इन द पिचर। पिचर का मतलब है गढ़ा। घड़े में जो कौवा था उसने क्या किया? पेबल्स डाले, यानी कि छोटे छोटे से पत्थर। दूसरा स्टेटमेंट है द वाटर लेवल इन द पिचर रोज। घड़े का जो पानी था वो ऊपर आ गया। बहुत मशहूर स्टोरी है, हम लोगों ने काफी बार स्टोरी को पढ़ रखा है अपने बचपन में भी, मम्मी लोग भी सुनाती थी, राइट? तो अब इस क्वेश्चन पे बेस्ड हमसे असर्शन और रीजन के क्वेश्चंस पूछे गए। असर्शन का मतलब है एक स्टेटमेंट जो कि ट्रू है, और फिर उसके बाद आपको रीजन बोला जा रहा है। हो सकता है कि इन दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट हो जिसका रीजन कोई एक स्टेटमेंट आपको दिया गया हो। हम समझ लेते हैं। पहला कह रहा है वन कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम टू। पहला वाला इन्फरेंस है सेकंड वाले का। तो क्या पहला वाला सेकंड वाले की वजह से हो रहा है? हम लोगों ने घड़े के पानी के लेवल को रेस कर दिया इसलिए उसमें पत्थर पड़ा? नहीं। अगर ऐसे लिखा होता सेकंड इज इन्फर्ड फ्रॉम फर्स्ट तो ये सही होता। दैट मीन्स इसका आंसर फर्स्ट नहीं है। सेकंड देखिए, फर्स्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टू। पहले और दूसरे में कोई रिलेशन नहीं है, पहला वाला डिपेंड नहीं कर रहा दूसरे वाले पे, तो गलत है। पहला वाला दूसरे वाले पे डिपेंड कर रहा है और दूसरा वाला पहले वाले पे डिपेंड कर रहा है। ये दोनों ही इंडिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि जब आपने पेबल्स डाले घड़े में तभी क्या हुआ? वाटर लेवल बढ़ा। नेक्स्ट इज सेकंड प्रीसीड वन। जो सेकंड वाला है वो पहले आना चाहिए और जो पहला वाला है वो बाद में आना चाहिए, यानी कि पहले पानी का लेवल बढ़ेगा उसके बाद पत्थर फेंका जाएगा। तो नहीं, अगर ऐसा होता फर्स्ट प्रीसीड सेकंड तब तो सही होता, लेकिन ये लिखा हुआ है सेकंड प्रीसीड फर्स्ट, तो ये गलत है क्योंकि पहले आप पत्थर डालोगे और बाद में पानी का लेवल बढ़ेगा। नेक्स्ट इज फर्स्ट गलत हो गया, सेकंड गलत हो गया, थर्ड गलत हो गया। अब लास्ट वाला भी देख लो। सेकंड इज द इफेक्ट ऑफ फर्स्ट। क्या जो दूसरा वाला चीज हुआ वो पहले वाले का इफेक्ट था? बिल्कुल था, क्योंकि पहले वाले हमने क्या किया? हमने पेबल्स डाले घड़े के अंदर और फिर क्या हुआ? उस घड़े का पानी जो था वो क्या हो गया? बढ़ गया। तो ये वाला जो आंसर है वो आपका क्या हो गया? करेक्ट हो गया। दैट सेकंड इज द इफेक्ट ऑफ फर्स्ट। सो ये था आपका असर्शन और रीजन का क्वेश्चन, और इसी तरीके से आपसे इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस में और हिंदी में क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। अगला देखिए, नेक्स्ट इज डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। आप देख रहे हो यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिया गया है। इस डायग्राम पे बेस्ड आपको एक क्वेश्चन पूछा गया और उस क्वेश्चन के लिए आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए। अब आपने क्या करना है? इस डायग्राम को ऑब्जर्व करना है और इसी डायग्राम के बेस पे इन क्वेश्चंस के आंसर्स को देना है। तो आपको बताना है इन चारों में से सबसे सूटेबल ऑप्शन इस डायग्राम को देखने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है या क्या पता चल रहा है। ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। थर्ड आता है CBQ, केस बेस्ड क्वेश्चन। एक कहानी आपको दे दी गई, जैसे यहाँ पे दिया गया है, एक यंग साइंटिस्ट की स्टोरी दी गई है जो कि कुछ डिमॉन्स्ट्रेट करने की कोशिश कर रही है लाइट की प्रॉपर्टी को। तो इस तरीके से आपको एक पूरा केस बना करके दे दिया। अब आपने पूरे के पूरे केस को स्टडी किया। इसको पढ़ने के बाद आपको इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए और उन क्वेश्चंस के लिए आपको 4 ऑप्शंस दे दिए गए। उन्होंने लेंस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछा था कि आपको बताना है कि ये किस तरह का जो स्टडी निकल के आ रहा है या इस पूरे पैटर्न से आपको क्या पता चल रहा है कि किस तरह का प्रोसेस चल रहा है, उसका आंसर आपको यहाँ पर करना था। तो आपको पूरी की पूरी कहानी लिख करके दी गई, आपने उसको अच्छे से पढ़ा और उसके बाद उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने उनके आंसर्स आप लोगों ने यहाँ पर टिक करने थे। नेक्स्ट देखिए, स्टैंड अलोन क्वेश्चन। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट।
ये एक ऐसी चीज है जो कि बच्चों के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। अभी तक जो बच्चे रोट मेमोराइजेशन कर रहे थे, बच्चों मैं आप लोगों से ये बोलूंगी कि आप लोग बिल्कुल भी इस चीज को अपने दिमाग में मत रखो कि हम रोट मेमोराइजेशन कर रहे थे बहुत अच्छा था। पहले तो सीबीएसई ने ये कहा था बच्चा पेपर में कुछ भी लिख दे उसको थोड़ा मार्क्स तो दे ही दो, हाफ ही मार्क्स दे दो लेकिन दे दो। लेकिन क्या आप सोचो, क्या आपके लिए सच में अच्छा था? नहीं, क्योंकि जब आप कंपटीशन में बैठते थे तो आप फिर वहां पे फेल होते थे। क्यों? क्योंकि आपने कभी भी अंडरस्टैंडिंग के साथ चीजों को समझा ही नहीं, आपने कभी कॉन्सेप्ट को पढ़ा ही नहीं, तो आप एग्जाम्स में काफी सारे लोगों से पीछे रहे, कंपटीशन वाले एग्जाम्स में पीछे रहे। अभी सीबीएसई ने क्या कहा, आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। अब उसके लिए भी बच्चों को सोचना है। कैसे सोचेंगे वो, आप देखिए। मैंने इंग्लिश में ज्यादातर स्टूडेंट्स को ऐसा देखा कि वो लोग लास्ट मोमेंट पे बुक उठाते हैं या कभी कभी तो पढ़ते ही नहीं है, वो ऐसे ही टिक मारते हैं आंसर्स। तो सीबीएसई ने इंग्लिश के पैटर्न को भी चेंज किया, उन्होंने भी दिमाग लगाया, उन्होंने ये नोटिस किया कि बच्चे बहुत शार्प माइंडेड हैं, वो तो यूं ही आंसर कर सकते हैं सिंपल क्वेश्चंस का, लेकिन हम उनको कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस देंगे। कैसे कॉम्प्लिकेट किया उन्होंने क्वेश्चन को, देखिए एक लाइव एग्जाम्पल। लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, दिस इज द स्टेटमेंट फॉर द टाइगर। अब यहां पर बोला जा रहा है लर्किंग इन शैडो, यानी कि कोई छाया में छुपा जा रहा है या सीक्रेटिवली छुपा हुआ है, और वो क्या कर रहा है, वो ग्रास से धीरे धीरे स्लाइड कर रहा है। तो वो स्केयर्ड है और हिडन है, हो सकता है कि कोई घास के पीछे छुप रहा हो तो वो डरा हुआ हो, तो ये भी आंसर हो सकता था। स्लाई एंड लाइट फुटेड, वो मक्कारी कर रहा है और हल्के हल्के कदमों से चल रहा है, ये भी हो सकता था। या फिर यहाँ पे डोमिनेंस दिखाया गया और क्लेवर दिखाया गया कि वो चालाक है और वो बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट है। फिर ऑप्शन दिया गया ग्रेसफुल एंड आई कैचिंग, सो ये देखने में जो नजारा है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत आई कैचिंग लग रहा है। सो ऐसा क्वेश्चन उन्होंने दिया जिसमें आपने सिर्फ ये दोनों लाइनों को पढ़ा तो आपको लगा ये सारे ही ऑप्शंस आपके करेक्ट हो सकते हैं, लेकिन वो क्या चाहते थे कि आपने पूरा का पूरा पोम पढ़ा हो। अगर आपने ये पूरी पोम पढ़ी तो आपको ये समझ में आएगा कि टाइगर की कंडीशन जंगल में बताई गई है कि वो कैसा होता है। तो जब वो जंगल में होता है तो वो थोड़ा सा स्लाई हो जाता है और वो लाइट फुटेड चलता है। लाइट फुटेड का मतलब दबे पांव चलता है, और स्लाई का मतलब है कि वो चालाकी से अपने जो शिकार है उसका इंतजार कर रहा है घासों के पीछे छुप करके। दैट्स व्हाई सीबीएसई ने कहा कि अगर इन दो स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग जाएंगे आप तो सारे ही आंसर्स आपके करेक्ट बैठ रहे हैं, लेकिन जो सबसे सूटेबल आंसर है वो कौन सा है, वो है स्लाई एंड लाइट फुटेड। सो इस कंडीशन में जो टाइगर है वो स्लाई दिखाई दे रहा है और लाइट फुटेड दिखाई दे रहा है। सो इसका करेक्ट आंसर एक्चुअल जो सीबीएसई के अकॉर्डिंग है वो कौन सा है, B1। समझ में आ रहा है? सो अब ये क्वेश्चन आपको लगेगा कंफ्यूजिंग है, बट दिस इज नॉट कंफ्यूजिंग। मतलब आई अग्री दिस कि ये कंफ्यूजिंग है अगर बच्चे ने कॉन्सेप्ट को प्रॉपर्ली पढ़ा नहीं है तो। लेकिन अगर पूरी पोम को बच्चे ने अच्छे से पढ़ा है और वो मेंटली प्रिपेयर है कि कोई भी क्वेश्चन आएगा मुझे तो कॉन्सेप्ट पता है, मैं आंसर कर लूंगी, तो इस बेस पर वो इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट करके आएगा, रॉन्ग नहीं। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल आपका अगेन स्टैंड अलोन पे है, जो कि आपका एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने बताया, अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तब तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे। क्या है ये, पढ़ लेते हैं। 2 fair dice are rolled. What is the probability of the sum of the numbers on the top faces being a Mersenne prime? तो जिन बच्चों ने डाइस का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है उनके दिमाग में आएगा ये क्वेश्चन तो हम लोग कर लेंगे, बट दिस इज नॉट ट्रू। इन्होंने इसमें एक एक्स्ट्रा आपकी अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए, या बच्चा कितना डीप जाकर के कॉन्सेप्ट को पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, वो उन्होंने यहाँ पर आपको चेक करने की कोशिश करी है। अगर आपको मर्सीन प्राइम आता है तो आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, अगर आपको मर्सीन प्राइम नहीं आता तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। यानी कि अगर आपको डाइस का कॉन्सेप्ट आता है लेकिन मर्सीन प्राइम का कॉन्सेप्ट नहीं आता तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन छोड़ के आओगे या तो रॉन्ग करके आओगे। अब क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा वो भी मैं बता देती हूँ। मर्सीन प्राइम्स क्या होते हैं? मर्सीन प्राइम्स हियर आर द सम्स ऑफ 3 and 7। इसका जनरल फॉर्मूला होता है 2n - 1। तो इस केस में आपका जो डाइस है, जब वो दो डाइस को एक साथ रोल किया जाता है तो उसमें आपको वो नंबर मल्टीपल्स निकालने थे जो 3 और 7 से रिलेटेड थे। तो उसके कौन कौन से पार्ट्स बन रहे थे? 1 2 बन रहा था, 2 1 बन रहा था, 3 4 बन रहा था, 4 3 बन रहा था, 2 5 बन रहा था, 5 2 बन रहा था, 6 1 बन रहा था और 1 6 बन रहा था। सो इस तरीके से अगर आप देखो 2 2 2 2 2 2 2 2, दैट मीन्स ऑल टोटल देयर आर
8 pairs. That's why the correct answer of this question is 8 by 36. ओके, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 8 by 36. सो इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में बच्चों देखने के लिए मिलेंगे. तो बहुत टफ नहीं है. अभी आप लोगों ने ये चीज़ को नोटिस किया कि कहीं ना कहीं टर्म 1 में जिस तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछे गए थे उसी तरह के क्वेश्चंस आपसे टर्म 2 में भी पूछे जाएंगे. आई नो कि बच्चों के लिए टाइम कम था, टीचर्स को पता था, बट टीचर्स ने शायद उस चीज़ को बताने में थोड़ा सा डिले कर दिया. लेकिन अभी हम लोगों को मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना है कि इस तरह के सवाल, इस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में देखे जाएंगे और इनको हम लोग बेस्ट ऑफ बेस्ट तरीके से अपने एग्जाम्स में सॉल्व करेंगे, जिससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ेगा और आप कहीं ना कहीं रोड मेमोराइजेशन को साइडलाइन करके अपनी स्किल्स को डेवलप करोगे, अपनी मेंटल एबिलिटी को डेवलप करोगे और आपकी रीजनिंग स्किल्स भी स्ट्रांग होंगी. सो इसी के साथ माय डियर स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन. आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा और काफ़ी कुछ आपने यहाँ से लर्न भी किया होगा. थैंक यू, बाय बाय.